एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका, 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। असम में अब नहीं मिलेगा मुस्लिम विधायकों को नमाज का ब्रेक, 90 वर्षों से चली आ रही परंपरा खत्म। असम की हेमंत सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की दशकों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है। हालांकि ये फैसला पिछले साल अगस्त महीने में लिया गया था, लेकिन लागू इसे बजट सत्र के दौरान किया गया है। असम सरकार के इस फैसले के बाद भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन शपथ लेंगे विधायक, 25 फरवरी को पेश होगी कैग रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लगाई संगम में आस्था की डुबकी, लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। योगी ने कहा, महाकुंभ ने विरोधियों को दिखाया आईना। कांग्रेस नेता एवं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी की सरकार विफल सरकार है, इस सरकार को हटाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार स्कूल कॉलेजों का निजीकरण कर रही है, ये सरकार नौकरियां देने में सक्षम नहीं है। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ को आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके 5 दिन और बचे हुए हैं। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज में आकर संगम में स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के आखिरी कुंभ स्नान से पहले आखिरी वीकेंड आ चुका है। लोगों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि शनिवार और रविवार को कुल 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। लगातार तीसरे दिन एक्शन में दिल्ली सरकार। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने बजट को लेकर की बैठक। अलग अलग विभागों के मंत्री सड़क पर उतरे, विकास कार्यों की समीक्षा की। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के नाम राजनीति जारी। आजसी ने सीएम को लिखी चिट्ठी, पहली कैबिनेट में योजना पास नहीं होने पर उठाए सवाल। आज आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मिलने का समय मांगा। राजस्थान में मंत्री के दादी वाले बयान पर दंगल जारी। कल रात से ही विधानसभा के अंदर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, मंत्री से माफी और 6 विधायकों को निलंबन खत्म करने की मांग। 50,000 घरों तक पहुंचा घुन लगा गेहूं, 20 अधिकारी जांच के घेरे में। आज शासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। राशन की दुकानों से घुन लगे गेहूं और कीड़े लगे चावल वितरण के मामले में एफसीआई सहित अन्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जांच के घेरे में आ रहे हैं। जांच टीम के समक्ष आया कि 135 दुकानों से गेहूं और चावल का वितरण हुआ था। ये 50,000 घरों तक पहुंचा। शासन की टीम ने प्रारंभिक जांच के बाद एफसीआई के 20 अफसरों को नोटिस जारी किया है। वहीं जिला पूर्ति विभाग और जिला खाद्य एवं विपणन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, रमजान, नवरोज समेत अन्य पर्व त्योहारों की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि जन आस्था को पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं होगी। नीतीश कुमार ने फिर दोहराई मन की बात। बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर दिया बड़ा बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के बाद से बिहार में हुए विकास कार्यों को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हर तरह से बिहार की तरक्की करना है। उन्होंने कहा कि अब बिहार का कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमेशा भाजपा के साथ रहेंगे और बिहार तथा देश का विकास करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष ने अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया है। इसी बीच आज विपक्ष दलों ने विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें बजट सत्र की रणनीति तैयार की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष का भी चयन इस बैठक में हो सकता है। बजट सत्र के दौरान सदन में जैक पेपर लीक और जैक अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी हंगामा होने के आसार हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। 24 फरवरी को सत्र से पहले सुबह 11 बजे नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। दोपहर 2 बजे स्पीकर का चुनाव होगा। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर आजसी ने मांगा मुख्यमंत्री से मिलने का समय। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी की विधायक आजसी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना पर बात करने के लिए मिलने का समय मांगते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में महिला सम्मान योजना पर निर्णय लिया जाएगा। अप्रैल से लागू होगी नई पेंशन स्कीम। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन शुरू की है जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के रूप में लाया गया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार एनएप्स या यूपीएस में कोई भी योजना चुन सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की है तो उसे सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि हमारे देश में 1465 शहरी सहकारी बैंक हैं और 460 अकेले महाराष्ट्र में हैं। हम एक अम्ब्रेला संगठन को सक्रिय कर रहे हैं जो सभी सहकारी बैंकों को हर संभव तरीके से मदद करेगा। अम्ब्रेला संगठन के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूर किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव होंगे। शशिकांत दास आरबीआई गवर्नर के रूप में 6 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद पिछले साल दिसंबर में रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के कुछ महीने बाद उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। 24 फरवरी को बैंक अकाउंट में आएंगे 2000 रुपए। करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की 19वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को इस किस्त के पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में लगभग 22 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 18वीं किस्त में लाभार्थियों की संख्या 9.6 करोड़ थी, जो अब बढ़ गई है। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक 24 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस बार पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बिहार के भागलपुर में से की जाएगी। भागलपुर के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्री होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बयान से मची सियासी हलचल। कहा, मुझे हल्के में ना ले, मुझे तांगा पलटना आता है। जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। कांग्रेस ने कहा, शिंदे का इशारा उद्धव की नहीं बीजेपी की तरफ। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। पोर्ट लुइस ने कहा, हमारे लिए सम्मान की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने इसकी घोषणा की। रामगुलाम ने इन दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों का भी प्रमाण बताया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगोपाल ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा, यह हमारे देश में वास्तव में एक विशेष सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमें ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। महाकुंभ में आस्था का सैलाब। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंचा। सारे रिकॉर्ड टूटे। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। हर दिन लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। महाशिवरात्रि के 4 दिन पहले ही डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फंड के पैसे से खरीदे गए आईफोन और लैपटॉप। कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ी। 32,000 से अधिक वैकेंसी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। कुल 32,438 रिक्त पदों पर निकली इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 थी, लेकिन रेलवे ने अब अंतिम तिथि 1 मार्च बढ़ा दी है। जिन इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है वे आरबीआई की जोनल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सरकार का पक्षधर है चुनाव आयोग। सीजीआई से बढ़ती मुख्य चुनाव आयोग की विश्वसनीयता। प्रशांत किशोर बोले। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह सत्ता का पक्षधर है। साथ ही ये भी कहा कि अगर चुनाव आयोग को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के साथ चीफ जस्टिस भी होते तो सीईसी की विश्वसनीयता थोड़ी ज्यादा होती। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर ने विपक्ष को ईवीएम पर भी सीख दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम मुद्दे पर विपक्ष को एक पोजीशन लेनी होगी, उसे या तो चुनाव लड़ना होगा या फिर नहीं। ऐसा नहीं चलेगा कि जीतने पर ईवीएम ठीक है लेकिन हारने पर सवाल उठाएंगे।
इस हफ्ते सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार यानी 14 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 85,998 रुपये था, जो अब यानी 23 फरवरी को 86,092 रुपये पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसके दाम में 94 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट रही। चांदी के दाम 806 रुपये कम होकर 97,147 रुपये प्रति किलो पर आ गई। पिछले शनिवार को ये 97,953 रुपये प्रति किलो पर थी। उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक बादलों की आवाजाही जारी है। मौसम विभाग ने 21 और 26 फरवरी के बीच कई जिलों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ और अन्य 33 जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के आसार हैं। 16 जिलों में बारिश होने की संभावना है। अररिया, खगड़िया, भागलपुर, गया और मुंगेर, जमुई समेत कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश होने और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। खासकर पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि और सरायकेला खरसावा जिलों में ओलावृष्टि का खतरा है। यूक्रेन से जंग रोकने की भारी कीमत चुकाएंगे पुतिन। समझौते में रूस के हाथ से जाएगा 25,09,902 करोड़ का खजाना। रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। 18 फरवरी को सऊदी अरब में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की पहली आमने सामने की मुलाकात हुई। इसी बीच रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि रूस अब यूरोप में फ्रीज की गई 300 अरब डॉलर को संप्रभु संपत्तियों को छोड़ सकता है। वह इस रकम के एक हिस्से का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण करने की शर्त रख सकता है। हालांकि रूस ये भी चाहता है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा उन इलाकों पर खर्च हो जो वर्तमान में उसके नियंत्रण में है। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस के केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय से संबंधित लेन देन पर रोक लगा दी थी। इसके चलते 300 से 350 अरब डॉलर की रूसी संपत्ति यूरोपीय, अमेरिकी और ब्रिटिश सरकारी बॉन्ड के रूप में फ्रीज की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इजराइल फिर से गाजा में युद्ध शुरू करता है तो वह उसमें उसका साथ देंगे। ट्रंप ने कहा कि इजराइल चाहे तो गाजा बंधक समझौते के दूसरे चरण में आगे बढ़े या फिर से लड़ाई शुरू करे। दोनों ही सूरत में अमेरिका का समर्थन उसको रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि उन्होंने बीते हुए समय में लगातार युद्ध विरोधी रुख दिखाया है। गाजा में युद्ध विराम लागू होने में भी उनकी अहम भूमिका मानी गई। हालांकि उनके बयान के बाद ऐसा अंदेशा है कि गाजा में फिर से युद्ध देखने को मिल सकता है। आज चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला, आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। भारत ने गुरुवार को बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर शानदार सफर की शुरुआत की है। इस मैच में शुभमन गिल स्टार रहे। उन्होंने 129 गेंदों में 101 रनों की नाबाद पारी खेली। शुभम को प्लेयर ऑफ द मैच के नाम से नवाजा गया। इसके साथ ही मोहम्मद शामी ने 5 विकेट झटककर अपना गजब का परफॉर्म दिखाया। अब भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होने वाला है। आज 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला खेला जा रहा है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।